Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ टेस्टबुक.com। और जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या ख़त्म किया था, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया था दिल्ली सल्तनत को। दिल्ली सल्तनत हमने बहुत डिटेल में जाना था। अभी हम क्या जानते हैं, मुगल्स के बारे में। बट हम यहाँ पर फोकस्ड होंगे हमारे एसएससी के पैटर्न पर। एसएससी में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ये हम क्या करेंगे यहाँ पर मुगल से जानेंगे। क्लियर है? देखिए यहाँ पर मैंने मुगल्स के बारे में रखा, तो मुगल्स का सबसे पहले मतलब क्या होता है। मुगल्स के अगर हम मतलब को देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन से दो वर्ड से मिलकर के बना है? एक जिसे कहा गया मंगोल प्लस तुर्क, इन दोनों से मिलकर के क्या बना है? इन दोनों से मिलकर के बना है मुगल्स। क्लियर है? तो देखिए यहां पर अगर हम देखें तो मुगल वर्ड का मतलब क्या होता है। मुगल वर्ड के मतलब को अगर हम जाने तो इसका मतलब होता है ब्रेव। ब्रेव मतलब बहादुर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? बहादुर इसका मीनिंग होता है। अब यहां पर हम जानते हैं कि भारत में जो मुगल्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था। भारत में मुगल्स का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो किया था बाबर ने। बाबर ने किया था। और पानीपत का जब पहला युद्ध बाबर जीतता है तो उसके बाद यहां पर क्या आ जाता है, आपका मुगल सल्तनत आ जाता है। देखिए जैसे कि यहां पर इसको बोला गया कि भाई मुगल का मतलब होता है मंगोल प्लस तुर्क। मंगोल प्लस तुर्क मतलब मंगोलों के और तुर्कों के मिलने से क्या बनता है, आपका मुगल बनता है। तो जो बाबर था, बाबर अगर हम देखें तो मदर साइड से, बाबर के अगर हम पेरेंट्स को जाने तो मदर, मां साइड से था कौन? ये मदर साइड से था ये पर्सन मंगोल। और मदर साइड से जब ये मंगोल था तो इसकी मदर किसकी वंशज थी? ये थी चंगेज खां। चंगेज खां की क्या थी? ये वंशज थी इनकी मदर। दूसरी तरफ यहां पर अगर देखें तो जो इनके फादर थे, फादर कहां से थे? फादर थे इसके तुर्क। फादर कहां से बिलोंग करते थे? तुर्क से बिलोंग करते थे। और फादर किसके वंशज थे? फादर अगर देखें तो फादर साइड से ये पर्सन था आपका ईरान, इराक व तुर्की, या जैसे हम क्या बोलें, जिसको हम बोलें तैमूर लंग, तैमूर डायनेस्टी, इनका वंशज था। ठीक है, अब देखिए इनकी मदर का नाम क्या था। मदर की अगर हम नाम को देखें तो इस पर्सन की मदर का नाम था कुतुब मीनार खानम। कुतुब मीनार खानम इसकी मदर का नाम था। और फादर का जो नाम था, फादर का नाम क्या था? फादर का नाम था उमर शेख मिर्जा। ठीक है, मदर का नाम था कुतुब मीनार खानम, फादर का नाम था उमर शेख मिर्जा। तो जो बाबर था, बाबर या मुगल्स जो थे, मुगल्स अपने आप को मंगोल का जो वंशज था, मंगोल चंगेज खां जो थे, चंगेज खां का वंशज कहलाना पसंद नहीं करते थे। चंगेज खां का वंशज कहलाना क्यों नहीं पसंद करते थे? बिकॉज उनका जो इतिहास रहा है वो सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से रिलेटेड है। जबकि अगर हम तुर्क फादर की बात करें तो फादर साइड से तुर्क होना खुद को गर्व महसूस करते थे। मतलब तुर्कों का होना या तुर्क साइड से तुर्कों का वंशज होना ये खुद को कहलाते थे गर्व समझते थे। ठीक है, बिकॉज यहां पर तैमूर लंग जो था, तैमूर लंग की अगर बात करें तो 1398 में तैमूर लंग ने क्या किया था? पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा बना लिया था, अपना नियंत्रण कर लिया था। और उसके बाद ये पर्सन इसको किसको दे जाता है? खिज्र खां को, जहां से सैयद वंश की क्या रखी गई थी? नींव रखी गई थी। ठीक है, अगर बाबर के बारे में बात करें तो मदर साइड से कौन से नंबर का शासक था? माता की तरफ से बाबर 14वें नंबर का शासक था।
14th रूलर था, 14वें नंबर का शासक था ये अपने मदर की साइड से। और फादर की साइड से कौन से नंबर का शासक था? फादर की साइड से था ये पर्सन 5th, 5वें नंबर का शासक था ये फादर साइड से। ठीक है, अब 14th Feb 1403 को ये पर्सन पैदा हुआ था। ये पर्सन पैदा कहां पर हुआ था? तो ये पैदा हुआ था फरगना। फरगना जो एरिया है ये पड़ता है ट्रांस आसियान में। ट्रांस अक्सियान में ये एरिया पड़ता है फरगना, जहां पर बाबर क्या हुआ था? पैदा हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। सुल्तानों के द्वारा इन्हें क्या कर दिया जाता था? जागीरें दे दी जाती थी, जिसकी देखरेख ये लोग किया करते थे। और जिसकी देखरेख करने के साथ साथ ये क्या करते थे? अपना ये लोग वहीं से अपना जो भी अन्न वगैरह जो भी कुछ होता था उससे अपने ये चलाते थे। देखो, मुगल भारत में रहे कब तक? मुगल के टाइम को अगर देखें तो 1526, 1526 से लेकर के 1858 तक, 1526 से लेकर के 1858 तक, उसमें से बाबर जो था, बाबर कब से कब तक रहा? बाबर था आपका 1526 से लेकर के 1530, 1526 से लेकर के 1530 तक था। ठीक है, आगे चलते हैं। बाबर जब 11 साल का था उस समय पर इसके फादर की क्या हो चुकी थी? मौत हो चुकी थी। ठीक है, बाबर जब 11 वर्ष का था उस समय पर इसके फादर की मौत हो गई थी। तो इस पर्सन ने क्या किया? इस पर्सन ने 11 वर्ष का था जब इसके क्या हुई थी? फादर की इसके मौत हो जाती है जब ये 11 ईयर का था, 11 वर्ष का था। तो ये पर्सन कहां चला जाता है? ये पर्सन चला जाता है काबुल। ठीक है, पर्सन काबुल गया कब? ये पर्सन जो था 1504, 1504 में ये पर्सन कहां इन्वेड करता है? इन्वेड करता है ये काबुल में। इन्वेडेड काबुल, काबुल में इसने इन्वेड किया। और 1507, 1507 में ये पर्सन खुद को क्या दे देता है? उपाधि, टाइटल ले लेता है एक बादशाह का। ठीक है, कौन सा टाइटल ले लेता है? बादशाह का उपाधि इसने क्या किया था? धारण किया था। 1504 में काबुल मूव हुआ, 1507 में इस पर्सन ने बादशाह की क्या ली? उपाधि धारण की। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो पर्सन था इसके पैतृक उपाधि क्या थी? मिर्जा। मिर्जा उपाधि थी। इस पर्सन का पूरा नाम क्या था? फुल नेम की अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर का जो फुल नेम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर क्या था? इसका पूरा नाम था। ठीक है, और इसने क्या किया था? इसने बहुत सारे युद्ध की जो पद्धतियां थी वो सीख करके रखी थी, जैसे तुलगुमा पद्धति, जिसके थ्रू इसने क्या किया था? 1526 में जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था, पानीपत के युद्ध में जो इसने तोपों को सजाया था। फिर ईरानियों से इसने बंदूक चलाना सीखा था, तुर्कों से इसने घुड़सवारी को सीखा था, और मंगोल और अफगान इन दोनों से इसने किसी भी युद्ध के व्यूह की रचना करना, युद्ध अगर जीतना है तो उसका व्यूह कैसे होना चाहिए, उसकी पॉलिसीज कैसे होनी चाहिए, ये बनाना क्या सीखा था उसने? ये सीखा था मंगोल और अफगानों से। क्लियर है? आगे आते हैं। बाबर के द्वारा जो प्रमुख युद्ध लड़े गए थे उन प्रमुख युद्धों में अगर देखें तो सबसे पहले क्या आ जाता है? सबसे पहले आ जाता है यहां पर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया, और ये युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। यहां पर ये पहला युद्ध लड़ा गया था, और जब इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर ये पहला युद्ध लड़ा गया था, इस युद्ध में बाबर क्या हो जाता है? जीत जाता है। प्रीवियसली भी हमने लोदी वंश में डिस्कस किया भी, और इब्राहिम लोदी हार जाता है। इब्राहिम लोदी युद्ध लड़ते हुए शहीद होने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान था जो युद्ध लड़ते हुए क्या हुआ था? शहीद हुआ था। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको बताया था क्या? यहां पर मैंने आपको बताया था कि जब ये बाबर युद्ध जीत जाता है तो उसने
हर काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया था, जिससे उन्हें क्या मिला था, टाइटल दे दिया गया था कलंदर का। SSC CGL is one of the most sought after exams offering highly reputed government jobs. But do you know that there are only 9,000 vacancies and more than 35 lakh applicants? But with the right guidance and right strategy, you can secure selection. Therefore, Textbook Select brings to you SSC CGL Live Coaching Batch 5, where you will get interactive live classes, thousands of practice questions, handy and brief PDF notes. Learn from India's best faculty who will help you in clearing your fundamentals and guide you from preparation to selection. Join now. आगे आते हैं, देखिए दूसरा यहां पर आते हैं जिसको बोला गया बैटल ऑफ खानवा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध जो बाबर के द्वारा भारत में लड़ा गया वो कहलाया खानवा का युद्ध जो था, ये यहां पर लड़ा गया। और बैटल ऑफ खानवा किसके किसके बीच में लड़ा गया था? बैटल ऑफ खानवा लड़ा गया था आपका कब? बैटल ऑफ खानवा लड़ा गया था 17 मार्च 1527 को। ये लड़ा गया था राणा सांगा, ये जिनको राणा संग्राम सिंह कहा जाता था, राणा सांगा वर्सेस बाबर। और ये युद्ध क्यों लड़ा गया था? प्रीवियसली मैंने आपको बताया ही था कि राणा सांगा ने क्या कर दिया था, राणा सांगा ने पानीपत के युद्ध में बाबर की मदद करने का ऐलान किया था। जब पानीपत के युद्ध में बाबर की मदद करने का ऐलान किया और जब उसे मदद की रिक्वायरमेंट थी, उस समय पर वो उसकी मदद नहीं कर पाए, तो बाबर ने यहां पर जाकर के राणा सांगा के ऊपर आक्रमण कर दिया था कि भाई जब आपको मदद करनी ही नहीं थी तो आपको बोलना नहीं चाहिए था, ठीक है। और यहां पर राणा सांगा जो थे, तो राणा सांगा की मदद करने, क्योंकि राणा सांगा का हाथ तो कट चुका था, राणा सांगा का हाथ जब कट चुका था तो उनकी मदद करने के लिए कुछ लोग आते हैं। कौन कौन से लोग आए? उनसे भी आगे बाबर क्या करेगा, बाबर उनसे भी लड़ने पहुंच जाता है। राणा सांगा की मदद करने आए थे हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, आलम खां लोदी एंड मैदनी राय, ठीक है। ये यहां पर लोग क्या थे? ये लोग यहां पर इनकी मदद करने आए थे, किनकी? राणा सांगा की मदद करने आए थे, ठीक है। और जब बाबर ये बैटल ऑफ खानवा जीत जाता है, खानवा के युद्ध को जब ये पर्सन जीत जाता है, तो उसने क्या किया था? खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने एक टाइटल धारण किया था और उस टाइटल को क्या बोला गया? दैट टाइटल इज नोन एज द गाजी। गाजी की उपाधि क्या कर ली थी बाबर ने? धारण कर ली थी खानवा के युद्ध को जीतने के बाद। अब चलो भाई, राणा सांगा से तो इनका पुराना था, राणा सांगा ने मदद करने की बात कही थी, बट राणा सांगा ने मदद नहीं की थी, तो ये राणा सांगा से लड़ने पहुंच गए। बट राणा सांगा की मदद करने यहां पर ये जो लोग आए, हसन खां मेवाती, महमूद लोधी, आलम खां लोधी एंड मैदनी राय, तो यहां पर अब बाबर ने एक एक से क्या किया? बदला लेना चाहा। और फिर ये पहुंच जाता है कहां पर? थर्ड बैटल की तरफ, जिसे बोला गया क्या? बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी पहुंच जाता है। और चंदेरी का जो ये युद्ध था, बैटल जो लड़ा गया था, चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1528, 1528 में, 1528 में युद्ध लड़ा गया था। और ये युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच में? युद्ध लड़ा गया था मेदनी राय वर्सेस बाबर। मेदनी राय और बाबर के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। तो इस युद्ध में क्या होता है? बाबर जीत जाता है और मेदनी राय क्या होता है? हार जाते हैं। मेदनी राय जब यहां पर हार जाते हैं, तो देखिए इस चंदेरी के युद्ध में मेदनी राय की मदद करने के लिए कौन आया था? मेदनी राय की मदद करने के लिए आया था शेर खान। शेर खान के बारे में अभी हम जानेंगे। और इसके बचपन का नाम क्या था? इसके बचपन का नाम था, चाइल्डहुड नेम था फरीद।
चाइल्डहुड नेम ऑफ शेर खान वॉज फरीद खान। फरीद खान यहां पर इसकी मदद करने आया था, बट फरीद खान यहां पर मदद करने आया था, फिर भी यहां पर क्या हो गया था, मैदिनी राय जी इस युद्ध को हार गए थे। इसके बाद अगर हम आगे की जो बैटल है, आगे की बैटल पर अगर आते हैं, तो नेक्स्ट और आखिरी युद्ध जो बाबर के द्वारा लड़ा गया था उसे क्या बोला गया, दैट इज नोन एज द बैटल ऑफ घाघरा। घाघरा का युद्ध जो था ये लड़ा गया, ठीक है। और बैटल ऑफ घाघरा यहां पर जो लड़ा गया था, तो बैटल ऑफ घाघरा किसके किसके बीच में लड़ा गया था, बैटल ऑफ घाघरा जब यहां पर लड़ा गया तो ये थी बंगाल प्लस बिहार, यहां पर कंबाइन अफगान आर्मी, कंबाइन अफगान आर्मी वर्सेस बाबर। और ये जो युद्ध लड़ा गया था, तो इस युद्ध में भी क्या हुआ था, बाबर जीत जाता है और अफगानों की कंबाइन आर्मी को इस पर्सन ने क्या कर दिया था, हरा दिया था, ठीक है। और अगर यहां पर अगर देखें तो ये एकमात्र ऐसा युद्ध था जो जल और स्थल दोनों में क्या किया गया था, लड़ा गया था। जल और स्थल दोनों में लड़ा गया, मतलब ये जमीन में तो लड़ा ही गया था, जमीन के साथ साथ ही युद्ध पानी में भी लड़ा गया। क्लियर है। यहां पर देखिए क्या था, 1529 में बैटल ऑफ घाघरा, घाघरा का युद्ध जीतने के बाद 27 दिसंबर 1523, 27 दिसंबर 1523 को बाबर की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, जिसे नूरबाग या आराम बाग में क्या कर दिया गया था, दफना दिया गया था। अब नूरबाग या आराम बाग में जब इसको क्या कर दिया गया, दफना दिया गया, उसके बाद यहां पर जब बाबर की ऑटोबायोग्राफी, जिसको क्या बोला गया, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, और इसी को एक और नाम से जाना जाता था, बाबर नामा, ठीक है। तुजुक ए बाबरी और बाबर नामा को जब पढ़ा गया तो फिर इस पर्सन को कहां पर ब्यूरिड कर दिया गया था, इसकी कब्र खोद करके इसको काबुल में क्या कर दिया गया था, इसको दफना दिया गया था, ठीक है। इस पर्सन ने अपनी अंतिम इच्छा यही लिखी थी कि मैं मरूं कहीं पर भी, मुझे दफनाया कहां जाए, मुझे दफनाया जाए काबुल में, ठीक है। तो काबुल में इसको क्या कर दिया गया था, दफना दिया गया था। देखिए यहां पर जो है ना, जो बाबरनामा था, बाबरनामा किसमें था, बाबरनामा था आपका पर्सियन लैंग्वेज में, पर्सियन लैंग्वेज में था बाबरनामा। और बाबरनामा को पर्सियन लैंग्वेज में क्या किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था, कहां से, टर्किश से। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी हुई थी, तुजुक ए बाबरी लिखी हुई थी टर्किश भाषा में, इसको पर्सियन में बाबरनामा के तौर पर क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया। और ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था अब्दुल रहीम खान ए खाना के द्वारा। खाना क्या था, इसका टाइटल था। यहां पर क्या कर दिया जाता है, इसको ट्रांसलेट कर दिया जाता है पर्सियन भाषा में, और पर्सियन भाषा में इसको क्या जाना गया, पर्सियन भाषा में इसको जाना गया बाबर नामा, ठीक है। बाबर ने देखिए क्या किया था, बाबर ने ज्योमेट्री मेथड से, या बाबर के द्वारा जो कंस्ट्रक्शन यहां पर किया गया, तो जो ये नूर बाग या आराम बाग था आगरा में, इसका जो कंस्ट्रक्शन था, निर्माण था, ये किसके द्वारा करवाया गया था, बाबर के द्वारा, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया था बाबर के द्वारा, और इसको क्या बोला जाता था, आराम बाग भी कहा गया, और आराम बाग के साथ साथ इसे नूर ए अफगान भी कहा जाता था। आराम बाग जहां पर इसको क्या किया गया था, पहले दफनाया गया था, ठीक है। यहां पर देखिए सड़कों को नापने के लिए इसने क्या किया था, सड़कों को नापने के लिए इसने एक स्केल चलाया था, सड़कों को नापने के लिए इसने एक पैमाना चलाया था, जिसे क्या बोला जाता था, जिसे कहा गया आपका गज ए बाबरी, ठीक है। गज ए बाबरी क्या किया गया था, इसके द्वारा शुरू किया गया था, इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। आगे आते हैं, और बाबर के बाद यहां पर क्या आ जाता है, बाबर के बाद उसका बेटा आ जाता है जिसका नाम था हुमायूं। हुमायूं की अगर हम ओरिजिनल नाम की बात करें तो इसका ओरिजिनल नाम क्या था, नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का पूरा नाम था, ठीक है। और इसकी मदर का नाम क्या था, इसकी मदर का नाम था माहम बेगम, माहम बेगम, या इन्हीं को एक और नाम से जाना गया, किस नाम से, इनको कहा जाता था माहम सुल्ताना, माहम बेगम और माहम सुल्ताना।
बाबर की मौत के बाद हुमायूं ने जो साम्राज्य था, जो भी अंपायर था, वो खुद ना लेकर के अपने सारे भाइयों के साथ क्या किया था, उसने अपने सारे भाइयों के साथ उसको शेयर किया था। जैसे सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें तो जो भाई था जिसका नाम क्या था, कामरान। कामरान की मदर का नाम क्या था, कामरान की मदर का नाम था गुलरुख बेगम, और इसको इसने क्या बना दिया था, इसको इसने गवर्नर बनाया था। कहां का, इसे इसने गवर्नर बनाया था आपका काबुल व कंधार। काबुल प्लस कंधार, यहां का गवर्नर इसको बनाया था। कामरान के बाद दूसरा जो यहां पर आया, दूसरा जिसको क्या बोला गया, दूसरा जिस पर्सन का नाम था अस्करी। अस्करी, इसकी मदर का नाम भी क्या था, गुलरुख बेगम, और इसे इसने गवर्नर कहां का बनाया था, इसे इसने गवर्नर बनाया था संभल। संभल वाले एरिया का इसको क्या किया था, गवर्नर बनाया था। ठीक है, फिर यहां पर आ जाता है एक और भाई जिसका नाम था हिंडाल। हिंडाल की मदर का नाम था दिलदार बेगम। दिलदार बेगम, और इसे इस पर्सन ने गवर्नर कहां का बनाया था, इसे इस पर्सन ने गवर्नर बनाया था अलवर। अलवर वाले एरिया का क्या किया था, इसने इसको गवर्नर बनाया था। मतलब बाबर की मौत के बाद उसने अपना पूरा का पूरा अंपायर अपने साथ अपने भाइयों में भी क्या किया था, बांटा था। ठीक है, हुमायूं को अगर देखें तो 30 दिसंबर 1530, 38 दिसंबर 1530, 30 दिसंबर 1530 को ये जो पर्सन था 23 वर्ष की उम्र में, 23 वर्ष की उम्र में इस पर्सन ने क्या किया था, इस पर्सन ने आगरा की गद्दी को संभाला था। 30 दिसंबर 1530 को जब इसने आगरा की गद्दी को संभाला तो इसका जन्म कब हुआ था। देखिए, इसके जन्म की अगर बात करें तो ये पर्सन पैदा कब हुआ था, ये पर्सन जो था ये पैदा हुआ था आपका 6 मार्च 1508। 6 मार्च 1508 को ये पर्सन कहां क्या हुआ था, पैदा हुआ था, कहां पर, काबुल में। काबुल में 6 मार्च 1508 को ये पर्सन बॉर्न हुआ था, पैदा हुआ था। 6 मार्च 1508 को जब ये पर्सन यहां पर काबुल में बॉर्न होता है, पैदा हुआ था, तो इसने 30 दिसंबर 1530 को 23 वर्ष की उम्र में आगरा की गद्दी को संभाला था। अब देखिए आगे आते हैं और हुमायूं के द्वारा लड़े गए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं और इंपॉर्टेंट युद्ध के बारे में जानते हैं। फिर वहीं पर हम जानेंगे कि हुमायूं की जो ये डेट्स हैं ये मैंने दो क्यों लिखी हैं, 1556 से लेकर के 56 और एक 1530 से लेकर के 40, ये दो डेट्स मैंने क्यों लिखी हुई हैं। ठीक है, यहां पर देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले 1539। 1539, 1539 की अगर हम बात करें तो 1539 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा, चौसा का युद्ध हुआ था। और ये चौसा का जो युद्ध था ये किसके किसके बीच में हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था शेर खान वर्सेस हुमायूं। और इस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को क्या कर दिया था, हरा दिया था।
इस युद्ध में जब शेर खान ने हुमायूं को हरा दिया, तो शेर खान ने हुमायूं को हरा दिया, हुमायूं यहाँ पर हार जाता है, और हुमायूं हार जाता है ना जब, तो इसने एक निजाम की मदद से घायल हालत में क्या किया था, कर्मनाशा नदी को पार किया था। निजाम की मदद से बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका था, और निजाम की मदद से इसने कर्मनाशा नदी को पार किया, और यहाँ का ये जो बैटल ऑफ चौसा था, चौसा के युद्ध को जीतने के बाद शेर खान ने क्या किया था, शेर खान ने एक टाइटल धारण किया, जिसे क्या बोला गया, जिसे कहा गया शेर शाह। इस पर्सन ने शेर शाह का क्या कर लिया, टाइटल धारण कर लिया था। ठीक है, आगे आते हैं। यहां पर देखिए 1539 में जब ये पर्सन चौसा का युद्ध क्या करता है, हार जाता है, तो चौसा का युद्ध हारने के बाद इस पर्सन ने वापस से क्या किया, वापस से इस पर्सन ने आर्मी को इकट्ठा किया, और 1540 में इस पर्सन ने क्या किया, 1540 में इस पर्सन ने अगेन युद्ध लड़ा, जिसको बोला गया बैटल ऑफ बिलग्राम। बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ बिलग्राम, बैटल ऑफ बिलग्राम या इसी को बैटल ऑफ कन्नौज कहा जाता है। ये युद्ध लड़ा गया था शेर खान, या जो इस समय पर क्या बन चुका था, शेर शाह वर्सेस हुमायूं। शेर शाह वर्सेस हुमायूं ये युद्ध लड़ा गया था, और शेर शाह और हुमायूं के बीच में जब ये युद्ध लड़ा जाता है, तो यहां पर क्या होता है, इस युद्ध में अगेन शेर शाह जीत जाता है, और हुमायूं को शेर शाह के द्वारा क्या कर दिया गया था, हरा दिया गया था। हुमायूं को जब शेर शाह के द्वारा इस बैटल ऑफ बिलग्राम में हरा दिया गया, बैटल ऑफ बिलग्राम को हारने के बाद हुमायूं बहुत बुरी तरीके से यहां पर हारा था, और जब बहुत बुरी तरीके से हारा था, बिलग्राम का युद्ध हारने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर जाना पड़ा था। और जब हुमायूं को भारत से बाहर जाना पड़ा, तो ये कहां पर पहुंचता है, आपका ईरानियन कोर्ट, और यहां पर इसने शाह तहमसप पर क्या किया था, शरण मांगी थी। और जिनके इन्फ्लुएंस में ये पर्सन किसमें कन्वर्ट हुआ था, ये कन्वर्ट हो गया था आपका शिया से सुन्नी में। ठीक है, ये पर्सन किसमें कन्वर्ट हो चुका था, आपका शिया से सुन्नी में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद यहां पर अगर देखें, तो इसी समय पर जो हुमायूं का निष्कासित जीवन था, हुमायूं का जो निष्कासित जीवन था, ये कब से कब तक था, हुमायूं का जो निष्कासित जीवन था, ये 1540 से लेकर के 1555 तक, 1540 से लेकर के 1555 तक ये पर्सन भारत से बाहर रहता है। और जब ये भारत से बाहर रहता है, तो इन बिटवीन 15 अक्टूबर 1542, 15 अक्टूबर 1542, 1542 को कहां पर जो इसने क्या किया था, निकाह कर लिया था हमीदा बानो बेगम से। हमीदा बानो बेगम से जब इसने निकाह कर लिया था, तो 1542 में सिंध में किंग वीरसाल, राजा वीरसाल के महल में, राजा वीरसाल के महल में हुमायूं की जो वाइफ थी, जिसका नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम। तो यहां पर कौन पैदा होता है, यहां पर पैदा होता है अकबर। अकबर का जन्म यहां पर हो जाता है आपका राजा वीरसाल के महल में। ठीक है, जब राजा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हो जाता है, तो उसके बाद हुमायूं वापस आता है अपने एक्साइल जीवन से, अपने निष्कासित जीवन से वापस आता है। ठीक है, एक्साइल फ्रॉम इंडिया था, तो ये एक्साइल जीवन से अपने वापस आता है, और इसने क्या किया, लाहौर को कैप्चर किया 1555 में। यहां से देखते हैं 1555 में ये पर्सन क्या होता है, 1555 में ये पर्सन केम बैक फ्रॉम एक्साइल, और एक्साइल से वापस आने के बाद इस पर्सन ने क्या किया, लाहौर को कैप्चर कर लिया था। फिर लाहौर को कैप्चर करने के बाद यहां पर इसने क्या किया,
लाहौर को कैप्चर करने के बाद इस पर्सन ने जब 22 जून 1555 को क्या लड़ता है, सरहिंद का युद्ध क्या करता है, ये पर्सन लड़ता है। ठीक है, बैटल ऑफ सरहिंद इसने लड़ा। तो जो सरहिंद का युद्ध था ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था? सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था सिकंदर सूर वर्सेस हुमायूं, ये युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में हुमायूं ने क्या किया? सिकंदर सूर को हरा दिया। और सिकंदर सूर को हराने के बाद इस पर्सन ने क्या किया? कैप्चर दिल्ली। दिल्ली को इस पर्सन ने वापस से क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो यहां पर जो निष्कासित जीवन था हुमायूं का 1540 से लेकर के 1555 तक, इन बिटवीन वो कहां पर गया था? वो ईरानियन कोर्ट गया, जहां पर वो शिया से सुन्नी कन्वर्ट हुआ। वहीं पर जो इसका भाई था हिंडाल, उसके गुरु थे, उनकी गुरु की बेटी से इसने हमीदा बानो बेगम से क्या कर लिया था? निकाह कर लिया था। हमीदा बानो बेगम से जब इसने निकाह कर लिया, अच्छा, हमीदा बानो बेगम के जो फादर थे, जो हिंडाल के गुरु थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था मीर अली अकबर। जो हमीदा बानो बेगम थी, हमीदा बानो बेगम किसकी बेटी थी? हमीदा बानो बेगम थी बेटी मीर अली अकबर की। और इसने विवाह कब किया था? निकाह किया था 1541 में इसने निकाह किया था हमीदा से। और 42 में कौन पैदा हो जाता है? अकबर। 1555 में हुमायूं वापस पहुंच जाता है कहां? दिल्ली। और जब हुमायूं वापस दिल्ली पहुंच जाता है तो यहां पर फिर क्या होता है? हुमायूं जब वापस दिल्ली पहुंच गया तो 23 जुलाई 1555 को एक बार फिर से ये बादशाह बन गया। और 27 जनवरी 1556 तो हमीदा बानो बेगम ने क्या किया था? अकबर को जन्म दिया था। 22 जून 1555 को जब इसने सरहिंद का युद्ध लड़ा, सरहिंद का युद्ध लड़ने के बाद हुमायूं जीत जाता है और इसने वापस से दिल्ली को क्या कर लिया था? कैप्चर कर लिया था। और 1555 में ये एक्साइल से वापस आ जाता है। और यहां पर देखो क्या था कि 27 जनवरी 1556 को इसने दीन पनाह की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर जाने से इस पर्सन की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। ठीक है, देखिए हुमायूं की तो मौत हो गई, बट 1540 से लेकर के 1540 से लेकर के 1555 की अगर हम बात करते हैं तो 1540 से लेकर के 1555 तक हुमायूं भारत से बाहर था। हुमायूं जब भारत से बाहर था तो इस समय पर दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ये वही पर्सन है जिसने क्या किया था? जिसने 1540 में बैटल ऑफ बिलग्राम में क्या किया था? हुमायूं को हराया था। देखो 1540 ये वही समय है जब क्या हुआ था? जब मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत लिखा गया था। ठीक है, इसी के कंटेम्परेरी थे मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने क्या किया था? पद्मावत लिखा था 1540 में। यहां पर अगर देखें तो जो शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? शेरशाह सूरी के बचपन के नाम को अगर देखें तो इस पर्सन का चाइल्डहुड नेम था फरीद। चाइल्डहुड नेम था इसका फरीद। बचपन का नाम इसका फरीद था। इसके फादर का नाम क्या था? हसन। फादर का नाम था हसन। फादर का नाम इसके हसन था। और हसन जो थे ना, सासाराम। सासाराम कहां पर पड़ता है? बिहार में। जो इसके फादर थे, ये फादर इक्तेदार थे कहां पर? सासाराम में। इक्तेदार एट सासाराम। सासाराम में क्या थे? इसके फादर इक्तेदार थे। ठीक है, और जो फरीद था, फरीद मतलब शेरशाह सूरी। फरीद शेरशाह सूरी जो था ये मोहम्मद शाह लोहानी जो थे ना, इनकी सर्विस में जाता है। मोहम्मद शाह लोहानी कौन थे? मोहम्मद शाह लोहानी, ये मोहम्मद शाह लोहानी थे गवर्नर। कहां के गवर्नर थे मोहम्मद शाह लोहानी? मोहम्मद शाह लोहानी थे गवर्नर आपके साउथ बिहार के। साउथ बिहार के ये गवर्नर थे।
और इनकी सर्विस में जब ये फरीद आता है तो फरीद को इन्होंने क्या किया था, फरीद को इन्होंने टाइटल दिया था शेर खान का। फरीद को इनके द्वारा क्या दिया गया था, एक टाइटल दिया गया था शेर खान का। ठीक है, शेर खान का इसको क्या किया गया था, टाइटल दिया गया था। और अगर हम शेर खान की बात करें, शेर शाह की, तो इसने भारत में एक हाईली सेंट्रलाइज गवर्नमेंट को क्या किया था, स्टेबल किया था। स्टेबल अ हाईली सेंट्रलाइज गवर्नमेंट highly centralized government in इंडिया। भारत में इस पर्सन ने एक हाईली सेंट्रलाइज गवर्नमेंट को क्या किया था, हाईली सेंट्रलाइज गवर्नमेंट को इसने स्टेबल किया था। ठीक है, और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हम क्या कर सकते हैं, इसने जैसे मैंने आपको बताया था कि 1540 में इसने बेलग्राम का युद्ध जीतने के बाद क्या किया था, शेर शाह सूरी का टाइटल लिया था। फिर ही बिल्ट सड़क ए आजम, इस पर्सन के द्वारा क्या किया गया, इस पर्सन के द्वारा ही बिल्ट सड़क ए आजम, इस पर्सन ने क्या बनाया था, सड़क ए आजम। सड़क ए आजम जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं, जिसे आज हम जानते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से, ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। और ये सड़क जो थी इसने बनाई कहां से कहां तक थी, ये सड़क सोनार गांव से लेकर के पेशावर, सोनार गांव से लेकर के कहां तक बनाई थी, पेशावर तक, पेशावर तक बनाई थी। सोनार गांव एट प्रेजेंट कहां पर है, सोनार गांव है एट प्रेजेंट बांग्लादेश, और पेशावर एट प्रेजेंट कहां पर है आपका, पाकिस्तान। ठीक है, ये रोड यहां पर क्या की गई थी, इसके द्वारा बनाई गई थी। इसके साथ साथ दिल्ली का जो पुराना किला है इसने क्या किया था, बनाया था। दिल्ली का पुराना किला इसके द्वारा क्या किया गया था, बनाया गया था। और इस पर्सन के द्वारा क्या किए गए थे, इस पर्सन के द्वारा सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन, सिल्वर कॉइन, और ये जो सिल्वर कॉइन इसके द्वारा क्या किए गए थे, इंट्रोड्यूस किए गए थे। इन सिल्वर कॉइन को क्या बोला गया, इन सिल्वर कॉइन को कहा गया रुपया। ठीक है, जो आज हमारे देश में रुपया चलता है वो इसके ही द्वारा क्या किया गया था, वो किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और अगर रुपया के कन्वर्जन को देखें तो यहां पर क्या था, यहां पर 1 रुपए बराबर क्या होता था, 64 दाम। दाम ये जो उस समय पे क्या हुआ करती थी, उस समय पर करेंसी चला करती थी, जिसे शेर शाह के द्वारा क्या कर दिया गया था, रिप्लेस कर दिया गया था। क्लियर है। अब यहां पर अगर हम देखें तो शेर शाह के बाद शेर शाह के कोर्ट में कौन रहा, शेर शाह के कोर्ट में रहा करते थे जिनको बोला गया आपका अब्बास खान सरवानी। अब्बास खान सरवानी जिनका नाम था, ये कोर्ट हिस्टोरियन थे अब्बास खान सरवानी। और इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने लिखा था एक किताब जिसको बोला गया तारीख ए शेर शाही, तारीख ए शेर शाही। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, क्लियर है, यहां पर क्या था, इसको बोला गया हिस्ट्री ऑफ शेर शाह। बच्चों देखो यहां पर ये जो शेर शाह सूरी था, शेर शाह सूरी की मौत कब हो जाती है, 22 में 1545 को। इस पर्सन की जो मौत है ये हो जाती है आपका 22 में 1545 को। 22 मई 1545 को इस पर्सन की क्या हो जाती है, शेर शाह सूरी की मौत हो जाती है। और जब शेर शाह सूरी की मौत हो जाती है तो फिर यहां पर क्या होता है, शेर शाह सूरी की जब यहां पर मौत हो जाती है तो शेर शाह सूरी की मौत के बाद यहां पर अगले जो शासक आए थे उनको बोला गया क्या, इस्लाम शाह। इस्लाम शाह के बाद आता है आपका फिरोज शाह। फिरोज शाह के बाद आ जाता है आपका मोहम्मद आदिल शाह। आदिल शाह के ही वजीर का नाम क्या था, हेमू, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि लेकर के रखी थी।
ठीक है, हेमू था। और उसके बाद यहां पर कौन आ जाता है आपका सिकंदर सूर, जिसे 1555 में सरहिंद के युद्ध में क्या किया था, हुमायूं के द्वारा हराया गया था। और हुमायूं की मौत के बाद अब आ जाता है कौन, अकबर। क्लियर है बच्चों। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सबसे पहले जाना बाबर को, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद शेर शाह सूरी। जितना हमारे काम का था हमने उतना जाना। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किसके बारे में, अकबर के बारे में। SSC CGL is one of the most sought after exams offering highly reputed government jobs. But do you know that there are only 9,000 vacancies and more than 35 lakh applicants? But with the right guidance and right strategy, you can secure selection. Therefore, Textbook Select brings to you SSC CGL Live Coaching Batch 5, where you will get interactive live classes, thousands of practice questions, handy and brief PDF notes. Learn from India's best faculty who will help you in clearing your fundamentals and guide you from preparation to selection. Join now. हेलो ऑल, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ टेक्स्टबुक.com। और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे मुगल वंश के बारे में, तो मुगल वंश के बारे में हमने सबसे पहले किसके बारे में जाना था, बाबर, देन हुमायूं। और हुमायूं के जो एक्साइल पीरियड था, जो निष्कासित जीवन था, जिसमें शेर शाह सूरी ने भारत पर क्या किया, आक्रमण, या शेर शाह सूरी ने भारत में राज किया, उसके बारे में हमने जाना था। आज हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं किसके बारे में, मुगल एम्परर अकबर के बारे में। सबसे पहले तो देखिए अकबर, अकबर का जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 को। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर क्या हुआ था, पैदा हुआ था। मदर का नाम था हमीदा बानो बेगम। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि हुमायूं जब अपने एक्साइल पीरियड में गया था, तो उस समय पर इसने क्या किया था, मीर अली अकबर जो हिंडाल के गुरु थे, हिंडाल के गुरु मीर अली अकबर की बेटी हमीदा बानो बेगम से क्या कर लिया था, निकाह कर लिया था। तो जब उन्होंने हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लिया, तो सिंध में राजा बीर साल के महल में, कब, राजा बीर साल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है, अकबर क्या होता है, पैदा होता है। ठीक है, तो अकबर जब पैदा होता है तो हुमायूं क्या था, हुमायूं संघर्ष कर रहा था, वापस से भारत में आने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, बट जब यहां पर क्या होता है, जब हुमायूं मरा, देखो ये पर्सन 1556 से लेकर के 1604 या 1605 एडी तक भी यहां पर क्या करता है, पर्सन भारत में रहता है। ठीक है, तो यहां पर क्या था, बॉर्न हुआ था 1542, मदर का नाम था हमीना बानो बेगम। और जब ये पर्सन क्या था, जब ये पर्सन मतलब जब हुमायूं क्या हो रहा था, मरा था, व्हेन हुमायूं डाइड, हुमायूं जब मरा था तो उस समय पर क्या था, उस समय पर अकबर को अगर हम देखें तो अकबर कहां पर था, अकबर वॉज एट कालानौर। अकबर कहां पर था, कालानौर। कालानौर में ये युद्ध लड़ रहा था, तो यहीं पर क्या किया था, यहीं पर कालानौर में बैरम खां, यहीं पर कालानौर में बैरम खां ने क्या किया था, बैरम खां ने 10 फरवरी 1556 को अकबर को क्या घोषित कर दिया था, 10 फरवरी 1556 को अकबर को घोषित कर दिया था बादशाह ऑफ हिंदुस्तान, इसे घोषित कर दिया था, बादशाह ऑफ हिंदुस्तान इसको अनाउंस कर दिया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें, जब इसको बादशाह हिंद वो कर दिया गया, तो इसके समय पर कौन कौन से युद्ध लड़े गए। बच्चों देखो, अकबर जो है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हमने उतनी सारी चीजें हमारे नहीं जाननी है। हम सिर्फ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर क्या कहेंगे, फोकस रहेंगे। एसएससी के बारे में भी जितना है हम उतना जानेंगे। तो मेजर जो बैटल्स अकबर के समय पर क्या किए गए थे, लड़े गए थे, हम उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या था, सबसे पहले जो मेजर बैटल में आएगा उसे हम क्या करेंगे, या बैटल्स फॉट बाई अकबर, अकबर के समय पर जो युद्ध लड़े गए। सबसे पहले यहां पर आ जाएगा आपका सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो यहां पर क्या किया गया था, अकबर के द्वारा लड़ा गया था। और ये जो था, अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था, अकबर की तरफ से लड़ रहा था बैरम खां,
बैरम खां कौन था? अकबर का सेनापति था, अकबर की तरफ से था। और यहां पर कौन था? हेमू। ठीक है, हेमू और बैरम खां के बीच में जब क्या हुआ था, ये युद्ध लड़ा गया था पानीपत का तीसरा। हेमू कौन थे? हेमू थे मोहम्मद आदिल सूर के वजीर। ये किस साइड से था बैरम खां? बैरम खां इज फ्रॉम द अकबर साइड। और ये जो थे हेमू, ये थे मोहम्मद आदिल सूर की तरफ से। मोहम्मद आदिल सूर की तरफ से थे कौन? हेमू। तो जब ये युद्ध लड़ा जाता है तो इस युद्ध में क्या हुए थे? ये इस युद्ध में बैरम खां के द्वारा हेमू को हरा दिया गया था। हेमू यहां पर हार जाते हैं और बैरम खां क्या होता है? जीत जाता है। देखिए यहां पर एक चीज और याद रखिएगा कि जो हेमू है, हेमू ने एक टाइटल लेकर के रखा था, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का इन्होंने क्या किया था? टाइटल धारण करके रखा था हेमू ने। और हेमू ने जब विक्रमादित्य का टाइटल धारण करके रखा था तो ये विक्रमादित्य का टाइटल धारण करने वाला भारत का 14वां सुल्तान था, या अगर देखें तो ये 14वें थे जिन्होंने क्या किया था? भारत में विक्रमादित्य का टाइटल धारण किया था। ठीक है, इसके बाद यहां पर अगर देखें तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल था जो अकबर के समय पर हुआ। दूसरा यहां पर जो इंपॉर्टेंट बैटल है, अच्छा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ कब था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात करें तो ये हुआ था आपका 5 नवंबर 1556 को। 5 नवंबर 1556 को क्या हुआ था? आपका सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। अकबर ने बहुत सारे क्या किए थे? अकबर ने बहुत सारे राज्यों को क्या किया था? जीता था। जब अकबर ने बहुत सारे राज्यों को जीता था तो इंपॉर्टेंट में सबसे पहले तो यहां पर क्या था आपका? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के बाद दूसरा जो यहां पर इंपॉर्टेंट अगर देखें तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्या आ जाएगा? दूसरा इंपॉर्टेंट यहां पर आ जाएगा मालवा विक्ट्री। मालवा विक्ट्री कब हुई थी? मालवा विक्ट्री अगर देखोगे आप तो कब आ जाएगा आपका? 1561 में मालवा पर विक्ट्री किया था। 1561 में मालवा को जीतने के बाद इन्होंने ट्रीटी किया था आमेर और जयपुर। जो राजा भारमल थे उनसे इन्होंने क्या किया था? ट्रीटी किया था। अब यहां पर अगर देखें तो ये ट्रीटी विथ आमेर और जयपुर था, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। मालवा के किंग कौन थे? मालवा के जो किंग थे जिन्हें हराया गया था उनका नाम था बाज बहादुर। बाज बहादुर थे मालवा के किंग जिन्हें इन्होंने क्या किया था? हराया था। फिर इसके बाद आगे आते हैं। ठीक है, आमेर या जयपुर के साथ इसने क्या किया था? जो ट्रीटी किया था। देखो अकबर की राजपूत नीति को अगर देखें तो अकबर की राजपूत नीति थी क्या? अकबर की राजपूत नीति में ऐसा था, दमन और समझौता। दमन और समझौता मतलब या तो आप अकबर की बात को मान लो, अकबर की बात को मान लो, नहीं तो अकबर क्या करेगा? आपको अकबर हमला करके आपको पराजित कर देगा। तो समझौते में क्या हुआ करता था? समझौते में होता था कि भाई उनके जो भी बड़ी डॉटर या जो भी हुआ करता था तो वहां अकबर क्या कर लेता था? निकाह कर लेता था, और दूसरी तरफ तो क्या कर देता था? आक्रमण कर ही दिया करता था। तो यहाँ पर जो ये आमेर के राजा थे, राजा कौन थे? भारमल। भारमल यहाँ पर अगर देखें तो आमेर के जो राजा थे ये अकबर की राजपूत नीति को एक्सेप्ट करने वाले क्या थे? फर्स्ट राजपूत किंग थे। और इन्होंने क्या किया था? अकबर की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट किया था। अकबर की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करने के बाद इन्होंने अपनी डॉटर जिसका नाम था हरखाबाई और हीर कुमारी, तो इसका निकाह किसके साथ कर दिया था? अकबर के साथ कर दिया था। ठीक है, जो बाद में किस नाम से फेमस होती हैं? बाद में ये फेमस हुई थी जोधाबाई या मरियम उज जमानी के नाम से क्या हुई थी? ये फेमस हुई थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ और विक्ट्रीज के बारे में देखते हैं जो अकबर के द्वारा क्या की गई? जीती गई। ये गुजरात की जो विक्ट्री है, गुजरात विजय कब लिया गया था? 1572-73, 1572-73 की बात है। गुजरात के जो राजा थे जिनका नाम क्या था? किंग मुजफ्फर शाह। इन्हें क्या कर दिया गया था? मारने के बाद इन्होंने गुजरात को क्या कर लिया था? कैप्चर कर लिया था। और गुजरात को जब यहाँ पर इन्होंने अनेक्स किया तो और कैप्चर कर लिया, तो उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ? इन ऑर्डर टू कमोडरेट द एनेक्सेशन, ये जो गुजरात को इन्होंने जीता था, इस गुजरात के एनेक्सेशन को क्या करने के लिए? कमोडरेट करने के लिए बनवाया गया था क्या? बुलंद दरवाजा बनाया गया था। और ये जो बुलंद दरवाजा बनवाया गया था
ये कहां पर बनवाया गया? ये बुलंद दरवाजा बनाया गया था। कहां पर बनवाया गया था इसको बनवाया गया आपका फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं और कुछ और युद्धों के बारे में जानते हैं अकबर के। हल्दी घाटी का जो युद्ध था ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था? राजपूतों की जो फोर्सेस थी ये महाराणा प्रताप के ऊपर क्या थी? महाराणा प्रताप के द्वारा लीड की गई थी। और मुगल्स की जो फोर्सेस थी ये कौन लीड कर रहे थे? राजा मानसिंह। राजा मानसिंह किन की फोर्सेस को लीड कर रहे थे? ये लीड कर रहे थे मुगल फोर्सेस को लीड कर रहे थे। और महाराणा प्रताप किन को लीड कर रहे थे? महाराणा प्रताप लीड कर रहे थे राजपूत फोर्सेस को। जब इन दोनों के बीच में क्या होता है? इन दोनों के बीच में जब युद्ध होता है राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में, तो इस युद्ध में क्या हुआ था? महाराणा प्रताप हार गए थे और राजा मानसिंह क्या हुई थी? जीत गए थे। और ये युद्ध कब लड़ा गया था? बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी की बात करें तो ये लड़ा गया था आपका 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को ये हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। और महाराणा प्रताप की फिर डेथ कब होती है? महाराणा प्रताप की मौत होती है 1599 में। ठीक है, ये युद्ध हार गए थे। उसके बाद 1599 में क्या हो जाती है? महाराणा प्रताप की मौत हो जाती है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद यहां पर अगर देखें तो फिर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या एक और इंपॉर्टेंट इवेंट आ जाएगा जिसको क्या बोलेंगे? जिसको कहेंगे अहमदनगर विक्ट्री, जिसको कहा गया अहमदनगर पर जो इसने क्या किया था? विजय हासिल किया था। ये कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था आपका 1595 में पहले और उसके बाद 99 में। ठीक है, यहां पर कौन थी शासक? यहां पर शासक थी चांद बीबी। ठीक है, और बहादुर निजाम शाह जो थे, बहादुर निजाम शाह को यहां पर क्या किया गया था? पराजित किया गया था। यहां पर जो अहमदनगर के रूलर थे उस समय वो थे चांद बीवी, और इनको अकबर के द्वारा क्या कर दिया गया था? पराजित कर दिया गया था। और अहमदनगर को क्या कर लिया गया था? जीत लिया गया था। क्लियर है? ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट थे। अकबर के बारे में अगर हम जाने तो अकबर के ऊपर दो लोगों का सबसे ज्यादा इफेक्ट रहा। सबसे पहले जब अकबर यहाँ पर बादशाह ऑफ हिंदुस्तान बनता है, जब ये पर्सन हिंदुस्तान का बादशाह बनता है तो यहाँ पर इसका इफेक्ट किसका था? बैरम खां का। बैरम खां का इफेक्ट था, मतलब जिसे हम क्या बोले? जिसे कहें रेजेंसी पीरियड ऑफ बैरम खां। बैरम खां के रेजेंसी पीरियड में इसने बहुत सारे युद्ध लड़े थे। बैरम खां इसका रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था। और ये जो रेजेंसी पीरियड है कब से कब तक रहा? 1556 से लेकर के 1560 तक रेजेंसी पीरियड रहता है। और यहाँ पर सारी की सारी जो चर्चाएं, सारा कुछ जो अकबर किया करता था वो बैरम खां से सलाह लेकर के किया करता था। बैरम खां से सलाह लेने के साथ साथ बैरम खां से डिस्कस करने के बाद ही किया करता था। बट यहाँ पर क्या होता है? जब अकबर के ऊपर इस रेजेंसी पीरियड के बाद हरम या पेटीकोट गवर्नमेंट, जिसको लीड किया गया था किसके द्वारा? माहम अंगा के द्वारा। हरम या पेटीकोट सरकार जिसे कहा गया, हरम और पेटीकोट गवर्नमेंट या हरम और पेटीकोट सरकार जिसे कहा गया, तो ये हरम और पेटीकोट सरकार 1560 से लेकर के 62 तक थी। इसको लेड किया गया था किसके द्वारा? लेड बाई माहम अंगा। माहम अंगा के द्वारा इसको क्या किया गया था? लेड किया गया था। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बैरम खां के अगेंस्ट षड्यंत्र रचे थे और बैरम खां के अगेंस्ट कर दिया था किसको? अकबर को। अकबर को जब बैरम खां के अगेंस्ट कर दिया गया तो 1560 में अकबर ने क्या किया था? बैरम खां को 3 रास्ते दिए थे और अपने साम्राज्य से चले जाने को कहा था। तो बैरम कौन सा रास्ता चूज करता है? मक्का का। बैरम जब मक्का का रास्ता चूज करता है तो मक्का के रास्ते में जाते समय एक अफगानी जिसका नाम क्या था? मुबारक के द्वारा बैरम खां को क्या कर दिया गया था? मार दिया गया था। और इसके बाद फिर महामंगा की जो सरकार है, पेटीकोट गवर्नमेंट का रूल, पेटीकोट गवर्नमेंट का इफेक्ट अकबर पर बहुत ज्यादा पड़ जाता है। और जब अकबर का
पर पेटीकोट गवर्नमेंट का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें महमंगा ने अपनी कंट्रोल में कर ली। जब बाद में अकबर को ये पता चलता है कि भाई बैरम खां का तो दोस्त था ही नहीं, बैरम खां तो निर्दोष था, तो यहाँ पर दोषी कौन था? दोषी था यहाँ पर आधम खां। आधम खां जो महमंगा का कौन था? बेटा था। तो आधम खां को क्या कर दिया गया था? फिर फांसी की सजा दे दी गई थी, और जिसके बिलाप में या जिसके दूर होने के उससे कौन मारा जाता है? महम अंगा भी अपने प्राण न्यौछावर कर देती है। क्लियर है? ये यहाँ पर अकबर की जो रेजेंसी पीरियड थे, यहाँ पर दो लोगों का जिसका सबसे ज्यादा इफेक्ट रहा है अकबर के ऊपर। अब यहाँ पर हम जानते हैं अकबर के कुछ इनिशियल रिफॉर्म्स के बारे में, इसने क्या क्या रिफॉर्म किए थे। देखिए, हम जो ये मेन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, सारे के सारे पॉइंट आपके एसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट एसएससी में आएंगे ही, और प्रीवियसली कई बार क्या किए गए हैं? पूछे भी गए हैं। देखिए, अकबर के इनिशियल रिफॉर्म्स के बारे में जानते हैं। तो जो अकबर के इनिशियल रिफॉर्म थे, वो सबसे पहले 1562 एडी में क्या किया था? इसने स्लेवरी सिस्टम को खत्म कर दिया था। 63 में इसने पिलग्रिमेज टैक्स को लेना बंद कर दिया था, और 1564 में इसने क्या कर दिया था? जजिया कर को खत्म कर दिया था। आगे आते हैं, 1571 में क्या हुआ था? 1571 में फतेहपुर सीकरी को क्या किया गया था? फाउंड किया गया था, बनाया गया था, और फतेहपुर सीकरी को बनाने के बाद फतेहपुर सीकरी ने सर्व किया है एज अ मुगल कैपिटल। मुगलों की कैपिटल के तौर पर इसने क्या किया है? सर्व किया है, और यहीं पर क्या किया गया था? बुलंद दरवाजा बनाया गया था, जब ये क्या करके आए थे? गुजरात को जीत करके। इसके बाद 1575 में क्या बनाया गया था? 1575 में बनाया गया था इबादत खाना। इबादत खाना जिसे क्या बोला गया? हॉल ऑफ प्रेयर्स कहा गया, और स्टेबल किया गया था इसको किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। था क्या? ये रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हॉल था, जहां पर बहुत सारे धर्मों पर क्या हुआ करता था? डिस्कशन हुआ करता था, और फर्स्ट ओनली फॉर मुस्लिम, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ओपन किया गया था। बाद में 1578 में ओपन द डोर फॉर द डिबेट टू द हिंदू, जैनिज्म, क्रिश्चियन, जोरास्ट्रियन, सब के लिए। और 1582 में क्या कर दिया गया था? इबादत खाने को बंद कर दिया गया था। 1582 में इबादत खाना बंद होने के बाद फिर यहाँ पर क्या होता है? इसे कभी खोला नहीं गया। अकबर ने सभी धर्मों के प्रति सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक और नई नीति स्टार्ट की थी, जिसे कहा गया क्या? दीन ए इलाही। दीन ए इलाही, ये जो ऑफिशियल प्रीच थे इसके अबुल फजल, जो इसे कहा करते थे क्या? तौहीद ए इलाही। तो ये इसने क्या किया था? शुरू किया था। बट इस दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही को अगर देखें तो अकबर का जो बीरबल, या जिनको बोला गया क्या? महेश दास, ये इसको एक्सेप्ट करने वाले पहले और आखिरी हिंदू राजा थे। फिर आइन ए दहसाला, आइन ए दहसाला अगर देखें तो 1580 में क्या किया गया था? इसको स्टेबल किया गया था, एंड दिस वाज द 10 ईयर रेवेन्यू सिस्टम। ये 10 साल का एक रेवेन्यू सिस्टम था जो अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम इन इंडिया। और इस सिस्टम को बनाने का जो क्रेडिट है, वो क्रेडिट किसको जाता है? क्रेडिट जाता है राजा टोडरमल को। राजा टोडरमल को इस आइन ए दहसाला सिस्टम को बनाने का क्रेडिट जाता है। अकबर ने अपनी आर्मी को क्या करने के लिए? आर्मी को अपनी जो नोबेलिटी एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। किसको? मनसब सिस्टम को, मनसबदारी व्यवस्था को इसने अपनी आर्मी और उसके लिए क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था। कब? 1575 में। अब देखिए यहां पर क्या है? 5 अक्टूबर 1605 अकबर की जो मौत है वो कब हो जाती है? डेथ ऑफ अकबर इज ऑन 5 अक्टूबर 1605। 1605 में क्या हो जाती है? इसकी मौत हो जाती है। और अकबर का जो टॉम्ब है, मकबरा जो बना हुआ है, वो कहां पर बना हुआ है? सिकंदरा, जो कहां पर पड़ता है आपका? आगरा में। ये थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने जानने थे किसके बारे में? अकबर के बारे में। ठीक है, आगे आते हैं और हम जानते हैं किसके बारे में? जहांगीर एंड शाहजहां के बारे में। SSC CGL is one of the most sought after exams offering highly reputed government jobs. But do you know that there are only 9,000 vacancies and more than 35 lakh applicants? But with the right guidance and right strategy, you can secure selection. Therefore, Textbook Select brings to you
SSC CGL Life Coaching Batch 5, where you will get interactive live classes, thousands of practice questions, handy and brief PDF notes. Learn from India's best faculty who will help you in clearing your fundamentals and guide you from preparation to selection. Join now. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था अकबर के बारे में, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनके बारे में हमने जाना था। आज हम जहांगीर के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं और जिनसे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, उनको हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जहांगीर जो था, इसके बचपन का नाम क्या था? जहांगीर के बचपन के नाम को अगर देखें, इसका चाइल्डहुड नेम, बचपन का नाम था इसके क्या? सलीम। इसके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था सलीम। और यहां पर ये पर्सन पैदा कब हुआ था? बॉर्न कब हुआ था? ये पर्सन पैदा हुआ था 30 अगस्त 1569 को। 30 अगस्त 1569 को पैदा हुआ था। इसकी मदर का नाम क्या था? मदर का नाम था जोधाबाई, या इन्हीं को क्या कहा जाता था? हरखाबाई। जोधाबाई और हरखाबाई, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम जहांगीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा, तो सबसे पहले जानते हैं इसके शादियों के बारे में। 13 Feb 1585, 13 फरवरी 1585 को इस पर्सन ने निकाह किया था किससे? मानबाई। मानबाई और मानवती। मानबाई और मानवती से निकाह किया था। और ये क्या थी? ये डॉटर थी किसकी? किंग भगवान दास। राजा भगवान दास की क्या थी? ये बेटी थी। उसके बाद 1587 की अगर बात करें, तो जो 1587 में ही वॉज मैरिड टू जगत गोसाई। जगत गोसाई से इसने क्या किया था? निकाह किया था। जो किसकी बेटी थी? सी वॉज द डॉटर ऑफ किंग उदय सिंह। राजा उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई से इसने क्या किया था? निकाह किया था। आगे आते हैं, जहांगीर के बारे में अगर देखें तो ही वो जस्टिस लिविंग। ही वो जस्टिस लिविंग। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा क्या था? ये पर्सन बहुत ही ज्यादा न्यायप्रिय इंसान था। जस्टिस लिविंग, ऐसा इसे क्यों कहा गया कि ये बहुत ज्यादा न्यायप्रिय इंसान था? ही वो जस्टिस लिविंग बिकॉज इस पर्सन ने क्या किया था? इस पर्सन ने एक ह्यूज बेल, एक बहुत बड़ी क्या की थी? घंटी बनाई थी। ह्यूज बेल बनाई थी। और इसकी एक चैन, 30 यार्ड की चैन कहां पर लगा दी थी? गेट में प्लेस कर दी थी। 30 यार्ड की एक चैन कहां पर प्लेस कर दी थी? गेट में प्लेस कर दी थी। और इसको गेट में प्लेस क्यों किया गया था? कि अगर कोई पर्सन कभी भी, एनी टाइम, अगर किसी भी समय पर कोई पर्सन इस चैन को क्या करता है? इस चैन को अगर वो खींचता है, तो जहांगीर तुरंत निकल करके क्या होगा? बाहर आएगा और उसकी समस्या को सुनेगा। इवन वहां पर जो उसके पहरेदार या सेनापति भी जो होंगे, वो उस पर्सन को 30 यार्ड की जो चेन है, उस चेन तक जाने से नहीं रोकेंगे। इसलिए इस पर्सन को क्या बोला गया? कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा क्या था? न्यायप्रिय था। अप्रैल 1606, अगर हम बात करें 1606 में अप्रैल की, तो 1606 में प्रिंस खुसरो ने क्या कर दिया था? प्रिंस खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा था। इसने जहांगीर के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया था। जहांगीर के अगेंस्ट जब रिवोल्ट कर दिया था, तो उसमें क्या हुआ था? जहांगीर हार गया था। कहां पर हारा था? ये हारा था भैरववाल। भैरववाल जो जालंधर के निकट पड़ता है, वहां पर इसको हरा दिया था और उसे क्या कर लिया था? कैद कर लिया था। तो जहांगीर का जो दूसरा बेटा था, जिसका नाम था खुर्रम, खुर्रम ने 1621 में क्या किया था? खुसरो को मरवा दिया था। खुर्रम ने 1621 में खुसरो को मरवा दिया था। और यहां पर जब इसका ये जो रिवोल्ट हुआ था,
प्रिंस खुसरो का, तो इस रिवोल्ट में उसका साथ दिया था किसने? अर्जुन देव। अर्जुन देव जो सिखों के गुरु थे, उन्होंने इसका साथ दिया था। तो अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा क्या कर दिया गया था? जहांगीर के द्वारा अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया गया था। आगे 1608, अगर हम यहां पर बात करें किसकी, यहां पर अगर हम आगे आते हैं और जानते हैं 1608 1608 1608 में क्या हुआ था? फर्स्ट इंग्लिश एम्बेसडर, पहले इंग्लिश एम्बेसडर जिनका नाम क्या था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस यहां पर क्या हुआ था? जहांगीर के कोर्ट में आया था। जहांगीर के दरबार में कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था। ठीक है, फिर इसके बाद 1608 के बाद अगर देखें तो दूसरा यहां पर कब आया था? दूसरा आया था 1615 1615। 1615 में अगर हम बात करें तो 1615 की अगर बात करें तो जो सेकंड इंग्लिश एम्बेसडर था जिसका नाम था सर थॉमस रो। सर थॉमस रो क्या हुआ था? जहांगीर के कोर्ट में आया था 1615 में। आगे आते हैं, जहांगीर ने फिर क्या किया था? आगे अगर देखें तो इन 1611 मई 1611 में एक नाम जिसे क्या बोला गया? मेहरू निशा से क्या कर लिया था? इस पर्सन ने निकाह किया था। मेहरू निशा से जब इस पर्सन ने निकाह किया तो देखिए मेहरू निशा थी कौन? मेहरू निशा के जो फादर थे, मेहरू निशा के फादर का नाम था मिर्जा ग्यास बेग, और इससे निकाह करने के बाद जहांगीर ने इसे क्या टाइटल दिया था? जहांगीर ने इसको टाइटल दिया था नूर जहां का। ठीक है, थोड़ा सा देखो मेहरू निशा के बारे में जान लो, बिकॉज यहां पर अगर देखें तो एक इनकी जो मदर थी जिनका नाम क्या था? अस्मत बेगम। मदर जिनका नाम था अस्मत बेगम, इन्होंने क्या किया था? डिस्कवर्ड सेंट जैसे हम क्या बोलते हैं? जैसे हम कहते हैं इत्र की खोज किसने की थी? इनके द्वारा ही की गई थी, अस्मत बेगम के द्वारा, जो मेहरू निशा की कौन थी? मदर थी। अस्मत ASMAT, अस्मत बेगम। मेहरू निशा की सबसे पहली बार अगर देखें तो 1594 में शादी निकाह किसके साथ हुआ था? अली कुली बेग के साथ। अली कुली बेग के साथ हुआ था। और अली कुली बेग और मेहरू निशा की एक बेटी भी थी। अली कुली बेग और मेहरू निशा की एक बेटी थी जिसका नाम था लाडली बेगम। और अली कुली बेग की मौत हो जाने के बाद मेहरू निशा ने निकाह किससे किया था? मेहरू निशा ने निकाह किया था जहांगीर से। जहांगीर ने क्या किया था? रोट हिज ओन बायोग्राफी, मतलब जिसे क्या बोला गया? ऑटो बायोग्राफी। जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी क्या किया था? खुद ही लिखा था, जिसको क्या बोला गया? जिसको कहा गया तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, ये ऑटोबायोग्राफी जहांगीर ने खुद क्या की थी? जहांगीर ने खुद अपने से ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, तुजुक ए जहांगीरी। और किस भाषा में ये लिखी गई थी? ये लिखी गई थी पर्शियन भाषा में। किस भाषा में लिखा गया था इसको लिखा गया था पर्शियन भाषा में। आगे आते हैं, जहांगीर की जो मौत है ये कब होती है? जहांगीर की मौत होती है 28 अक्टूबर 1627 को। जहांगीर की मौत होती है 28 अक्टूबर 1627 को। 28 अक्टूबर 1627 को क्या हो जाती है? जहांगीर की मौत हो जाती है। और अगर इसका टॉम्ब देखें तो टॉम्ब कहां पर बना हुआ है? मकबरा इसका बना हुआ है लाहौर में, रावी नदी के किनारे। इसका मकबरा बना हुआ है लाहौर में, रावी नदी के किनारे। क्लियर है? जहांगीर की मौत के बाद सल्तनत का अगला जो बादशाह बनता है
उसे क्या कहा गया? ही इज नोन एज द शाहजहां। शाहजहां के नाम से क्या किया गया? जाना गया। और शाहजहां कब? शाहजहां 1627 से लेकर के कब तक? 1658 तक रहता है। ये पर्सन 1627 से लेकर के 1658 तक यहां पर सल्तनत का क्या रहता है? बादशाह रहता है। इसके अगर हम बचपन के नाम की बात करें तो इसके बचपन का नाम क्या था? अभी जो हम खुर्रम खुर्रम चिल्ला रहे थे ना, ये वही भाई साहब है। चाइल्डहुड नेम। इसका जो चाइल्डहुड नेम है, इसका चाइल्डहुड नेम क्या था? इसका चाइल्डहुड नेम था खुर्रम। इसका चाइल्डहुड नेम क्या था? खुर्रम। और ये पर्सन पैदा कब हुए थे? बॉर्न, पैदा हुए थे ये कब? पैदा हुए थे 5 जनवरी 1592 को। 5 जनवरी 1592। 5 जनवरी 1592 को क्या हुआ था? ये पर्सन पैदा हुआ था। मदर का नाम क्या था इनकी? मदर का नाम था जगत गोसाई। 1612 की अगर हम बात करें तो 1612 में इसने क्या किया था? 1612 में इसने निकाह किया था अर्जुमन बानो बेगम। 1612 में मैरिड टू बेगम। अर्जुमन बानो बेगम से इसने क्या किया था? निकाह किया था। अर्जुमन बानो बेगम जो थी, ये थी कौन? ये थी डॉटर ऑफ आसफ खां। डॉटर ऑफ आसफ खां। आसफ खां की कौन थी ये? डॉटर थी। आसफ खां की ये बेटी थी अर्जुमन बानो बेगम, जिनसे इसने क्या किया था? निकाह किया था। और निकाह करने के बाद अगर यहां पर देखें तो निकाह करने के बाद इन्हें टाइटल दिया गया था। किसका टाइटल दिया गया था? मुमताज महल। मुमताज महल का क्या दे दिया गया था? इनको टाइटल दिया गया था। आगे आते हैं 1631। देखिए था क्या कि जो अर्जुमन बानो बेगम और शाहजहां, तो इन दोनों के टोटल कितनी थी? इन दोनों के टोटल 14 चिल्ड्रंस थे। 14 संतानें थी। तो इनके जो 14 संतानें थी, इनमें से ओनली 7 अलाइव। 7 क्या हुए थे? जिंदा बचे थे। बाकी सारे क्या हो गए थे? मर गए थे। तो जो ये 7 जिंदा बचे थे, उनमें अगर देखें तो कौन कौन थे? उनमें से 4 सन एंड 3 डॉटर्स। 4 बेटे और 3 बेटियां थीं। इन 14 संतानों में से अगर देखें तो कितने? सिर्फ 7 जिंदा बचे थे। बाकी सारे क्या हुए थे? मारे गए थे। जिनमें 4 बेटे और 3 बेटियां थीं। 4 बेटे कौन कौन से थे? दारा सिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब एंड मुराद बख्श। और 3 जो बेटियां थी उन बची हुई थी जिंदा, जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। इबन अर्जुमन बानो बेगम को अगर देखें, या जिनको मुमताज महल कहा गया, ये 1631 एडी 1631 एडी में इन्होंने क्या किया था? 1631 एडी में सी डाइड वाइल गिविंग बर्थ टू देयर चाइल्ड। इवन उस समय पर 1631 में क्या हुआ था? इनकी जो डेथ हुई थी, वो डेथ भी कैसे हुई थी? इनकी डेथ हुई थी बच्चे को जन्म देते हुए। और इसी पर क्या किया गया? इसी पर इन्होंने, जब मरी कहां पर थी ये? इनका जो मौत हुआ था बुरहानपुर के पास। और बाद में इन्हें क्या किया गया? आगरा में इनकी कब्र को शिफ्ट किया गया। और वहीं पर क्या बनवाया गया था? इनकी मेमोरी में बनवाया गया था ताजमहल। ताजमहल बनवाया गया था। ताजमहल ये जो बनवाया गया, तो ताजमहल के मेन आर्किटेक्ट कौन थे? ताजमहल के जो मेन आर्किटेक्ट थे
मेन आर्किटेक्ट थे ताजमहल के उस्ताद अहमद लाहौरी एंड उस्ताद ईशा खां। उस्ताद अहमद लाहौरी एंड उस्ताद ईशा खां। उस्ताद अहमद लाहौरी एंड उस्ताद ईशा खां यहां पर क्या थे, इसके मेन आर्किटेक्ट थे। किसके? ताजमहल, जिन्होंने क्या किया था, बनवाया था। ठीक है, और जो बनाया गया था किसकी उसमें बनवाया गया था, अर्जुमन बानो बेगम या जिन्हें मुमताज महल कहा गया, उसकी मेमोरी, उसकी याद में बनवाया गया था ताजमहल। अगर हम बात करें शाहजहां के और आर्किटेक्ट की, तो यहां पर इस पर्सन ने क्या किया था, शाहजहां ने क्या किया था, बिल्ट मोती मॉस्क। इस पर्सन ने क्या किया था, बिल्ट मोती मॉस्क। मोती मस्जिद को इस पर्सन ने क्या किया था, बनाया था। ठीक है, और मोती मस्जिद को बनाने के साथ साथ नगीना मस्जिद भी क्या किया था, बनाया था। मोती मॉस्क, नगीना मॉस्क, ये सारी क्या की गई थी, शाहजहां के द्वारा बनाई गई थी। आगे यहां पर और देखते हैं शाहजहां ने क्या क्या किया। 1638 में इस पर्सन ने क्या किया था, बिल्ट लाल किला। 1638 में इस पर्सन ने क्या किया था, 1638 में बिल्ट लाल किला। लाल किला क्या किया था इस पर्सन ने, बनाया था। रेड फोर्ट बनाया था। और 1644 में इसने क्या बनवाया था, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद बनवाया था कहां पर, दिल्ली में। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर देखें तो ही ऑल्सो हैड द पीकॉक थ्रोन, तख्त ए ताउस जिसे कहा गया। ही ऑल्सो हैड पीकॉक थ्रोन, जिसे क्या बोला गया, जिसे कहा गया तख्त ए ताउस, जिसे तख्ते ताउस कहा गया। तो तख्ते ताउस भी क्या किया गया था, इसने बनाया था टू सेलिब्रेट हिज रूल। तख्ते ताउस इसने बनवाया था टू सेलिब्रेट हिज रूल, अपने रूल को, अपने प्रशासन को सेलिब्रेट करने के लिए इसने क्या बनवाया था, तख्ते ताउस बनवाया था। और इसका जो सबसे बड़ा बेटा था, इसका नाम क्या था, दारा सिकोह। ये थी कुछ जानकारी जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। किसके लिए, शाहजहां के लिए। जो शाहजहां के लिए इंपॉर्टेंट थी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए होता क्या है, यहां पर जो शाहजहां के 7 बच्चे अलाइव थे, 4 बेटे और 3 बेटियां। तो जो ये 4 बेटे और 3 बेटियां थी, तो इन चारों बेटों के बीच में क्या शुरू हो जाता है, इनके बीच में शुरू हो जाता है वॉर ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है कि अब शाहजहां के बाद अगला बादशाह कौन होगा। अगली क्लास में हम जानेंगे इस उत्तराधिकार के युद्ध को किसने जीता, और यहां पर यह भी हम जानेंगे कि आगे जो आने वाले मुगल के शासक हैं वो भारत को किस दिशा में, किस डायरेक्शन में आगे ले जाएंगे। बच्चों ये था मुगल्स में शाहजहां तक। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए और ऑल द बेस्ट। SSC CGL is one of the most sought after exams offering highly reputed government jobs. But do you know that there are only 9,000 vacancies and more than 35 lakh applicants? But with the right guidance and right strategy, you can secure selection. Therefore, Textbook Select brings to you
SSC CGL Life Coaching Batch 5, where you will get interactive live classes, thousands of practice questions, handy and brief PDF notes. Learn from India's best faculty who will help you in clearing your fundamentals and guide you from preparation to selection. Join now. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ टेक्स्टबुक.com। और प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या किया? प्रीवियस क्लासेस में हमने मुगल्स के बारे में जब डिस्कशन कर रहे थे तो बाबर से शुरू हुआ था। बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, इन सब के बारे में हमने क्या किया? पढ़ा, इन सब के बारे में हम जाना। शाहजहां की अगर हम बात करें तो शाहजहां के 4 बेटे और 3 बेटियां थीं। 4 बेटे और 3 बेटियां जब थीं तो 1658 में अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या छिड़ जाता है? 1658 में अगर देखें तो यहाँ पर एक वार ऑफ सक्सेशन छिड़ जाता है। वार ऑफ सक्सेशन का मतलब क्या था? वार ऑफ सक्सेशन का मतलब था कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। ठीक है, अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? तो यहाँ पर इनके बीच में जितने भी इसके बेटे थे, इन सब के बीच में शुरू हो जाता है वार ऑफ सक्सेशन। वार ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है, उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। और मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा वार ऑफ सक्सेशन में, बिकॉज उतना डिटेल आता नहीं है। तो मैं आपको सिंपली ये बता देता हूं कि उत्तराधिकार के युद्ध में जीता कौन था। उत्तराधिकार के युद्ध में कौन जीता था? उत्तराधिकार के युद्ध को जीता था औरंगजेब के द्वारा। सबसे लास्ट में जीता कौन था? सबसे लास्ट में जीता था औरंगजेब। औरंगजेब यहां पर सबसे लास्ट में जीता था। और यहीं पर अगर देखें तो क्या हुआ था? यहां पर अगर हम देखें तो औरंगजेब तो जीत जाता है। शाहजहां का क्या हुआ? शाहजहां की अगर हम बात करें तो शाहजहां को क्या किया गया था? शाहजहां को सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ सामूगढ़, सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था 58 में, वहां से उसे कैद कर लिया गया था। बैटल ऑफ सामूगढ़, बैटल ऑफ सामूगढ़ जो हुआ था, यहां से शाहजहां को क्या कर लिया गया था? शाहजहां को यहां पर क्या कर लिया गया था? आपका इम्प्रिजन। इम्प्रिजनमेंट, इसको मतलब कैद कर लिया गया था। और जब शाहजहां को कैद कर लिया गया था तो क्या हुआ था? शाहजहां को जब यहां पर कैद कर लिया गया था तो इसके बाद अगर हम देखें तो इसकी मौत हो जाती है। 8 साल तक कैद में रहने के बाद सामूगढ़ हुआ था आपका 1658, 1658 में हुआ था। और इस पर्सन की मौत कब हो गई थी? इस पर्सन की डेथ हो गई थी 31 जनवरी 1666 को। जनवरी 1666 को इसकी क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। वार ऑफ सक्सेशन को किसने जीता था? वार ऑफ सक्सेशन को जीता था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने वार ऑफ सक्सेशन को जीता। इन बिटवीन अगर देखा जाए, जब उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था तो सामूगढ़ में जब 1658 में युद्ध हो रहा था तो वहां पर शाहजहां को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। शाहजहां को वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसके बाद 31 जनवरी 1666 को शाहजहां की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। शाहजहां की मौत होने के बाद सल्तनत आगे चल रही थी। हालांकि देखे तो औरंगजेब गद्दी में बादशाह बनकर के उससे पहले ही बैठ गया था। ठीक है, औरंगजेब के बारे में अगर हम देखें तो आइए जानते हैं आगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का जन्म हुआ था कब? 3 नवंबर 1618 को। 3 नवंबर 1618 को क्या हुआ था? औरंगजेब का जन्म हुआ था। इसकी मदर का नाम क्या था? मदर का नाम था इसकी मुमताज महल। देखिए, औरंगजेब का जो राज्याभिषेक हुआ है, जो उसका कोरोनेशन सेरेमनी हुआ है, ये 2 बार हुआ है।
राज्याभिषेक इसका 2 बार हुआ है। सबसे पहले अगर देखें तो आगरा में हुआ था। आगरा में कब हुआ था? 31 जुलाई 1658 को। 31 जुलाई 1658 को इसका पहली बार राज्याभिषेक हुआ था आगरा में, और 15 जून 1659 को इसका दूसरी बार राज्याभिषेक कहां पर होता है? दिल्ली में। ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये मुगल का पहला ऐसा क्या था? बादशाह, फर्स्ट मुगल एम्परर टू एक्सेप्ट द टाइटल ऑफ आलमगीर। ठीक है, ये पर्सन मुगल्स का पहला बादशाह था जिसने आलमगीर का क्या धारण किया था? टाइटल धारण किया था। बच्चों यहाँ पे अगर मैं आपको इसका टाइटल बताऊंगा तो आप सुनोगे कि कितना बड़ा टाइटल के साथ ये पर्सन एम्परर बना था, फिर भी जान लो। औरंगजेब का टाइटल था अब्दुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। इतने बड़े टाइटल के साथ ये पर्सन क्या बना था? बादशाह बना था, एम्परर बना था। बट ये जो आलमगीर वर्ड है, आलमगीर की उपाधि धारण करने वाला ये इसका मुगल अंपायर का पहला एम्परर था। क्लियर है? आगे आते हैं। औरंगजेब के अगर बारे में हम और जाने तो सबसे पहले इसने क्या किया था? ही बैन द सेलिब्रेशन ऑफ नौरोज, जिसे कहा जाता था द पर्सियन न्यू ईयर। देखिए, मैंने आपको बताया था जब गयासुद्दीन बलबन को मैं पढ़ा रहा था तब मैंने आपको नौरोज का मतलब बताया था। नौरोज का मतलब क्या था? नौरोज का मतलब था 9 डेज, 9 दिन। एक पर्शियन नया ईयर या पर्शियन न्यू ईयर कहलाता है। पर्शियन न्यू ईयर को बनाना इसने क्या कर दिया था? बैन कर दिया था। इस पर्सन ने तुलादान सिस्टम को भी क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। तुलादान सिस्टम को खत्म करना, तुलादान था क्या? देखो, जहां पर जो बादशाह था, बादशाह अपने वेट के बराबर वजन में मुद्राओं को तौल करके गरीबों में बांट दिया करता था। तुलादान सिस्टम को बंद कर दिया था। इस पर्सन ने हिंदुओं के जो टेम्पल्स थे, जो मंदिर थे, उन्हें क्या किया? डिमोलिश किया। सबसे जो फेमस थे काशी विश्वनाथ मंदिर को, केशवरे मंदिर और सोमनाथ मंदिर। कब? 1669 में इसने क्या किया था? इन मंदिरों को तोड़ा था। ठीक है। इवन अगर हम देखें तो ये जो पर्सन था औरंगजेब, औरंगजेब ने भारत को पूरी तरह से कन्वर्ट कर दिया था इस्लाम में। ठीक है, मतलब यहां पर देखिए क्या था? इस्लाम में शरीयत कानून को आधार बना करके ये पर्सन चल रहा था, और इसने मुहत्तसिब नामक कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था जिनका काम होता था क्या करना? ये देखना, ये पता लगाना कि शरीयत के कानूनों को प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। कहीं शरीयत के कानूनों में कोई वो तो नहीं है, शरीयत के कानूनों को कहीं पर तोड़ा तो नहीं जा रहा है, और प्रॉपरली इनका ग्राउंड लेवल तक जो हो सके इंजेक्शन, उसके लिए क्या किया गया था? इन ऑफिसर्स को इसने अपॉइंट किया था। फिर इसके बाद अगर देखें तो 1679 में इस पर्सन ने क्या किया था? 1679 में इस पर्सन ने जजिया टैक्स को इम्पोज कर दिया था वापस से। 1674 में इसने पिलग्रिमेज टैक्स को क्या कर दिया था? इम्पोज कर दिया था। देखो, जजिया टैक्स और पिलग्रिमेज टैक्स, इनके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। जजिया कर का मतलब क्या था? कि ये वो कर था जो अदर देन इस्लाम से अलग जो भी लोग हुए उन पर जो टैक्स लगा करता था, दैट इज नोन एज द जजिया कर। बट अगर हम यहाँ पर 1674 में पिलग्रिमेज टैक्स की बात करें तो इस्लाम से अलग अगर कोई पर्सन अपनी धार्मिक यात्रा पर जाता है तो उसे क्या लगाया जाता था? पिलग्रिमेज टैक्स देना होता था। पिलग्रिमेज टैक्स को भरने के बाद वो पर्सन कहां पर जा सकता था? अपनी धार्मिक यात्रा पर जा सकता था। फिर 1675 की अगर बात करें तो जो सिखों के 9वें गुरु थे जिनका नाम था तेग बहादुर, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को इन्होंने क्या कर दिया था? फांसी की सजा सुनाई थी। औरंगजेब को जिंदा पीर या दरवेश के नाम से क्या किया जाता था? जाना जाता था। जिंदा पीर या दरवेश, इस नाम से क्या किया गया? इस पर्सन को जाना गया। इस पर्सन ने क्या किया था? इस पर्सन ने एक स्मॉल मार्बल मॉस्क, एक छोटी मार्बल की मस्जिद बनाई थी। इस मार्बल मॉस्क को क्या बोला गया? मोती मस्जिद। मोती मस्जिद कहा गया। मोती मस्जिद को इस पर्सन ने बनाया था कहां पर? इन रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, दिल्ली में। दिल्ली का जो लाल किले की कॉम्प्लेक्स है वहां पर इसने जो मोती मस्जिद को बनवाया। फिर इसके बाद अगर देखें तो इसने लाहौर में बादशाही मस्जिद को भी क्या किया? बनवाया। ये कुछ पॉइंट थे
आगे आते हैं, आगे जानते हैं हम कुछ और बातें। अगर हम यहां पर बात करते हैं किसकी, औरंगजेब की वाइफ की, तो 1705 में क्या हुआ था, 1705 में औरंगजेब की वाइफ जिसका नाम था दिलरस बानो बेगम, औरंगजेब की वाइफ दिलरस बानो बेगम की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। 1705 में औरंगजेब की वाइफ दिलरस बानो बेगम की मौत हो गई थी। इसे एक और नाम से जाना जाता था जिसे कहा गया राबिया उद दौरानी। क्या बोला गया, राबिया उद दौरानी कहा गया। फिर औरंगजेब ने क्या किया था, उसकी याद में एक मकबरा बनाया और वो मकबरा फेमस है किस नाम से, बीबी का मकबरा, जो बीबी का मकबरा नाम से क्या है, फेमस है। ठीक है, और इसे क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज द ब्लैक ताजमहल। इसे कहा गया ब्लैक ताजमहल और ताजमहल ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा गया, जो कहां पर सिचुएटेड है, जो सिचुएटेड है आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में। फिर 3 मार्च 1707, 3 मार्च 1707 को क्या होता है, औरंगजेब की मौत हो जाती है दौलताबाद में। जब औरंगजेब की मौत हो जाती है दौलताबाद में, तो यहां से क्या होता है, औरंगजेब की मौत हो जाने के बाद यहां से जो फेज स्टार्ट हो जाता है उसे क्या बोला गया, उसे कहा गया डिक्लाइनिंग ऑफ मुगल्स। मुगल पावर, मुगल सल्तनत का यहां से क्या शुरू हो जाता है, मुगल पावर या मुगल सल्तनत का यहां से विघटन शुरू हो जाता है। यहां से मुगल्स अपनी पावर को खोना शुरू कर देते हैं और उनका पतन शुरू हो जाता है। मुगल्स के पतन का कारण था, इसके बाद जो भी शासक आए औरंगजेब के बाद, वो कहीं ना कहीं इतने पावरफुल नहीं थे कि जिस तरह से बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने सल्तनत को संभाल करके रखा था, मुगल्स को भारत में स्टेबल करके रखा था, उस तरह से वो स्टेबल कर पाए। और अगर हम यहां पर बात करें मुगल वंश के आखिरी शासक, तो आखिरी शासक कौन था, लास्ट रूलर ऑफ द लास्ट एम्परर ऑफ द मुगल्स इज बहादुर शाह द्वितीय सेकंड। लास्ट एम्परर था मुगल सल्तनत का, मुगल्स का भारत में, बहादुर शाह सेकंड, जिसकी मौत कब हो जाती है, जिसकी मौत हो जाती है 1858, 1858 में। और 1858 में मुगल्स क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। देखिए यहां पर अगर हम मुगल्स की बात करें तो जो बहादुर शाह सेकंड था, बहादुर शाह सेकंड को 1857 के रेवोल्यूशन में शामिल होने की वजह से क्या कर दिया गया था, देश निकाला दे दिया गया था। भारत से उसे कहां ट्रांसफर कर दिया गया था, भारत से उसे निर्वासित कर दिया गया था रंगून, और निर्वासित कर दिया गया था रंगून 1858 में, और जहां पर उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। ठीक है, और इसे कहां पर दफनाया गया, इसे दफनाया गया है रंगून में ही। ये था मुगल्स का पीरियड। आगे आते हैं, हम जानते हैं कि यहां पर और क्या हुआ था, और अगले इवेंट की ओर, जिसको बोलेंगे कमिंग ऑफ यूरोपियंस। क्लियर है, बट उससे पहले मैं आपको यहां पर एक छोटा सा मैप बताना चाहूंगा। यहां पर देखिए क्या हुआ था, यहां पर अगर हम जाने तो 1526, 1526 से भारत में क्या शुरू हुआ था, 1526 से भारत में शुरू हुआ था आपका मुगल्स, मुगल शुरू हुआ था। और ये मुगल्स जाता कहां तक है, मुगल्स भारत में जाता है आपका 1858, 1858 तक। बहादुर शाह द्वितीय को जब भारत से निष्कासित कर दिया गया था तो वो रंगून चला गया था। तो इनमें अगर हम देखें तो यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट हम पकड़ेंगे जिसको बोलेंगे 1707, 1707। ये वो पॉइंट है जहां पर क्या हुई थी, जहां पर हुई थी डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की मौत हुई थी, औरंगजेब की मौत हुई थी। तो यहां से जो मुगल्स का एरा है वो क्या हो जाता है आपका, डिक्लाइन हो जाता है। और यहां पर जो मुगल रहे उन्हें क्या बोला गया आपका, उनको बोला गया पावरफुल मुगल्स। इन बिटवीन अगर हम देखें
तो 1707 में जब औरंगजेब की मौत हुई थी, उसके बाद भारत में क्या आ जाती हैं आपके, उसके बाद भारत में आ जाता है आपका राइजिंग ऑफ रीजनल पावर्स। राइजिंग ऑफ रीजनल पावर्स, रीजनल पावर्स का उदय होता है। इन रीजनल पावर्स में अगर देखें तो जो निकल करके सामने आए थे, अवध, मैसूर, बंगाल, और यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा आपका, मराठा एम्पायर। क्योंकि क्या हुआ था, मराठा अंपायर को एक समय पर ऐसा लगा कि ये जो मराठा अंपायर है, ये मराठा अंपायर पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत को क्या कर लेगी, पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत को ये कब्जे में कर लेगी। मराठा अंपायर पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत को कब्जे में कर लेगी। बट यहां पर क्या होता है, यहां पर पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद से मराठा अंपायर का डिक्लिनेशन शुरू हो जाता है। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठा अंपायर का डिक्लिनेशन शुरू हो जाता है। और इन बिटवीन अगर हम देखें तो भारत में क्या होता है, भारत में होता है आपका राइजिंग ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश अंपायर का आगमन होता है और ये ब्रिटिश अंपायर का यहां पर क्या हो जाता है, राइजिंग। कहां से होता है, सबसे पहले 1757 1757 में क्या हुआ था, 1757 में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। और इसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद इन्होंने क्या कर लिया था, प्लासी के युद्ध के बाद इन्होंने कैप्चर कर लिया था किसको, बंगाल को। और 1764 में अगर देखें तो यहां पर क्या हुआ था, यहां पर हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। और बक्सर के युद्ध के बाद इन्होंने पूरे के पूरे इंडिया को कैप्चर करना शुरू कर दिया था। 1674 के बाद अगर देखें, यहां पर फिर होता है मराठास के बाद ब्रिटिश राइजिंग। ब्रिटिश व्यापार करने के लिए आए थे। 1757 में इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी जीता। प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद इन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे बंगाल को कब्जे में कर लिया। फिर 1764 में इन्होंने क्या जीता था, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद इन्होंने पूरे के पूरे भारत को कैप्चर करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो 1764 से लेकर के 1857 तक का जो समय है, दैट इज नोन एज द ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। ब्रिटिश पैरामाउंटेसी कहा गया। और इसे ब्रिटिश पैरामाउंटेसी क्यों कहा गया, क्योंकि यहां पर अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर लिया था। अंग्रेजों की जो पॉलिसीज थी, उनके तले पूरे के पूरे भारतीय क्या हो चुके थे, दब चुके थे। क्या पॉलिसीज थी यहां पर ब्रिटिश पैरामाउंटेसी फेज में, अगर यहां पर देखें तो जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी, पॉलिसीज में सबसे पहले यहां पर पॉलिटिकल पॉलिसीज, पॉलिटिकल में आ जाएगा क्या आपका सब्सिडरी अलायंसेस, एंड दूसरा जैसे क्या है, क्या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसके बाद अगर देखें तो इनकी जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज थी, इकोनॉमिकल पॉलिसीज में क्या आ जाएगा, इकोनॉमिकल पॉलिसीज में आ जाएगा जमींदारी,
महलबारी, एंड रियायतवारी, रियायतदारी, ये तीनों पॉलिसीज आ जाएंगी। और उसके बाद यहां पर अगर देखें तो फिर क्या आ जाएंगी इनकी सोशल पॉलिसीज। सोशल पॉलिसीज में क्या आ जाएगा आपका, बैन ऑन सती प्रथा, बैन ऑन सती प्रथा, विडो रीमैरिज, ये पॉलिसीज आ जाएंगी। और ये कहीं ना कहीं सब कुछ कारण बना था किसका, ये सारा कुछ कारण बना था आपका 1857 के रिवोल्ट का। 1857 की क्रांति का क्या बन गए थे ये आपका कारण। और उसके बाद यहां पर क्या स्टार्ट हो जाएगा, इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट, इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट, जो जाएगा कहां तक आपका, जाएगा 1947 तक। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कब, बाद में, जब हम ब्रिटिश और इन सारी की सारी रीजनल पावर्स को क्या कर लेंगे, जान लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था पूरा का पूरा मुगल अंपायर्स। और मुगल अंपायर्स के बाद भारत का इतिहास किस डायरेक्शन में आगे बढ़ा, कैसे वो आगे गया, उसके बारे में हम जानेंगे आगे। तो अगला जो लेक्चर रहेगा उस पर हम डिस्कस करेंगे अंग्रेजों, फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों के बारे में, द मीनिंग ऑफ दिस कमिंग ऑफ यूरोपियंस। हमारे देश में जो दूसरे देश के लोग आए उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। SSC CGL is one of the most sought after exams offering highly reputed government jobs. But do you know that there are only 9,000 vacancies and more than 35 lakh applicants? But with the right guidance and right strategy, you can secure selection. Therefore, Textbook Select brings to you SSC CGL Live Coaching Batch 5, where you will get interactive live classes, thousands of practice questions, handy and brief PDF notes. Learn from India's best faculty who will help you in clearing your fundamentals and guide you from preparation to selection. Join now